राजस्थान के रेगिस्तान में कभी हजारों की संख्या में एक ऐसा पक्षी घूमता था जो इतना विशाल था कि उसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। 15 किलो तक वजन, 1.25 मीटर तक ऊंचाई, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक। आज पूरे भारत में इस पक्षी की संख्या बची है सिर्फ करीब 130। इसे कम मत समझिए, सोचिए पूरे देश में सिर्फ 130 पक्षी। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, इस पक्षी को खत्म करने वाला न कोई शिकारी है, न कोई जंगल की कटाई सीधा वजह है। इसे मार रहा है बिजली के तार, और वो भी कोई साधारण तार नहीं, बल्कि वही ग्रीन एनर्जी यानी सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए बिछाए गए तार, जिन्हें हम पर्यावरण बचाने के लिए बना रहे हैं। यानी जिस वस्तु ऊर्जा को हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार मानते हैं, वही आज भारत के एक दुर्लभतम पक्षी को विलुप्त के कगार पर धकेल रही है। इस विरोधाभास को समझने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे। ये पक्षी है कौन, इसे खतरा कैसे हुआ और भारत इसे बचाने के लिए क्या कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं ये पक्षी है कौन। इसका नाम है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, जिसे हिंदी में सोन चिड़िया या गोडावन भी कहा जाता है। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है और मुख्य रूप से थार रेगिस्तान के खुले घास के मैदान में पाया जाता है, खासकर जैसलमेर के पास डिजर्ट नेशनल पार्क में। छोटी छोटी बिखरी हुई आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। इस पक्षी की सबसे खास बात है इसकी आवाज, एक गहरी गूंजती हुई आवाज, जिसे कुछ लोग बाघ की दहाड़ जैसे भी बताते हैं। ये पक्षी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करता है, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव और बीज। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, ये पक्षी सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं है, ये घास के मैदान वाले इकोसिस्टम का फ्लैगशिप स्पेसिस माना जाता है। यानी अगर ये पक्षी जिंदा है तो इसका मतलब कि पूरा घास का मैदान, वहाँ का इकोसिस्टम भी स्वस्थ है। अगर ये पक्षी विलुप्त हो गया तो ये सिर्फ एक प्रजाति खत्म होने की बात नहीं होगी, ये पूरे घास के मैदान वाले इकोसिस्टम की सेहत बिगड़ने का संकेत होगा, जिस पर सैकड़ों दूसरी प्रजातियां भी निर्भर है। अब समझते हैं ये संख्या हजारों से घटकर सिर्फ 130 तक कैसे पहुंची। आजादी के आसपास के दशकों में भारत में ग्रेट इंडिया बस्टर्ड की संख्या हजारों में आकी जाती थी और ये पक्षी देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। शुरुआती दशकों में गिरावट की बड़ी वजह थी शिकार और हैबिटेट का नुकसान, यानी इनके प्राकृतिक घास के मैदानों का खेती और निर्माण के लिए इस्तेमाल होना। धीरे धीरे संख्या इतनी गिरी कि इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में डाल दिया, जो विलुप्ति से सिर्फ एक कदम पहले की सबसे गंभीर श्रेणी होती है। 2024 के अनुमान के मुताबिक करीब 150 पक्षी बचे थे और 2026 की ताजा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या करीब 130 पर स्थिर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, पिछले कुछ दशकों में गिरावट की मुख्य वजह बदल चुकी है और सबसे बड़ा खतरा शिकार नहीं बल्कि कुछ और है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प और सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, आखिर ये पक्षी बिजली के तार से क्यों टकराता है। इसका जवाब है इस पक्षी का शारीरिक बनावट में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आंखें इंसानों की तरह आगे की तरफ नहीं बल्कि सिर के दोनों तरफ लगी होती है, यानी इसकी लेटरल विजन होती है, साइड वाला नजरिया। इससे इन्हें जमीन पर चलने वाले शिकारियों को दूर से देखने में मदद मिलती है। लेकिन जब ये उड़ते हैं तो इन्हें ठीक अपने सामने आगे की दिशा में साफ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा ये पक्षी इतना भारी है कि उड़ते वक्त इसकी उड़ान की दिशा को अचानक बदलना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक तेज रफ्तार भारी ट्रक अचानक मुड़ नहीं सकती। तो जब ये पक्षी तेज रफ्तार से उड़ता है और अचानक सामने पतले पतले बिजली के तार आ जाते हैं जो इन्हें दूर से दिखाई नहीं दे पाते क्योंकि तार बहुत पतले होते हैं, तो ये उनसे सीधे टकरा जाते हैं। और चूंकि ये पक्षी इतना भारी और तेज रफ्तार में होता है, टक्कर हमेशा घातक साबित होती है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। 2017 से 2025 के बीच हुए एक अध्ययन के मुताबिक डिजर्ट नेशनल पार्क के आसपास बिजली की लाइनों में 38% की बढ़ोतरी हुई है और सोलर पावर प्लांट्स में तो 45% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ठीक उसी इलाके में जहां दुनिया के आखिरी बचे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं, वहीं भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे तेजी से सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा है और हर नया प्रोजेक्ट नई ट्रांसमिशन लाइनें लेकर आती है। सोचिए इस विडंबना को, जिस ऊर्जा को हम जलवायु परिवर्तन से धरती को बचाने के लिए बना रहे हैं, वहीं एक स्थानीय दुर्लभ प्रजाति को खत्म कर रही है। ये कोई सीधा अच्छे बनाम बुरे वाला मामला नहीं है, ये दो जेनुइनली जरूरी लक्ष्यों स्वच्छ ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण के बीच का टकराव है। अब बात करते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी और पर्यावरणविद ने, जो लंबे समय से वन्य जीव संरक्षण से जुड़े रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने राजस्थान और गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनों की वजह से बढ़ती पक्षी मौतों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता से समझते हुए एक विशेष समिति गठित की, जिसका काम था राजस्थान और गुजरात में उन प्राथमिक और संभावित इलाकों को चिन्हित करना जहाँ बिजली की लाइनों को जमीन के नीचे बिछाया जाना चाहिए, ताकि पक्षियों
कि टकराव से होने वाली मौतों को रोकी जा सके। शुरुआत में सरकार की तरफ से बताया गया कि राजस्थान और गुजरात में करीब 99,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा था जहां GIB संरक्षण की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर रोक लगी हुई थी, जो अपने आप में इस टकराव की गंभीरता को दिखाता है। कोर्ट की समिति ने अलग अलग राज्यों के लिए 2 रिपोर्ट सौंपी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजस्थान में पहचानी गई करीब 250 किलोमीटर की महत्वपूर्ण बिजली लाइनों को तय समय सीमा के भीतर जमीन के नीचे बिछाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे लागत कितना भी हो, इस लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजाति को बचाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्रों में नए ऊर्जा प्रोजेक्ट पर भी सीमाएं तय की। ये फैसला अपने आप में बेहद अहम था, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की लक्ष्य वन्यजीव संरक्षण के ऊपर नहीं हो सकते, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं भारत इस पक्षी को बचाने के लिए क्या कर रहा है, और यहाँ कुछ जेनुअली दिलचस्प साइंस फिक्शन जैसी तकनीकें भी शामिल है। प्रोजेक्ट GIB के तहत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान वन विभाग मिलकर एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहा है, यानी इन पक्षियों को सुरक्षित माहौल में पाला और बढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। 2026 की ताजा जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत बंदी अवस्था में पाले गए पक्षियों की संख्या 94 तक पहुँच चुकी है, जिसे हाल में ही 3 नए चूजे शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तकनीक है जंप स्टार्ट मेथड। इसमें क्या होता है, राजस्थान में मिले उपजाऊ अंडों को सावधानी से निकालकर गुजरात ले जाया जाता है और वहाँ एक मादा पक्षी के पहले से मौजूद बांझ अंडे की जगह ये उपजाऊ अंडा रख दिया जाता है। मादा पक्षी को फर्क नहीं पता चलता, वो उस अंडे को प्रकृति तरीके से सेती है और चूजा प्रकृति माहौल में ही पलता है। इस तरीके से बिना पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर हुए नई पीढ़ी को प्रकृति व्यवहार सिखाने का मौका मिलता है। इसके अलावा बचाए गए और पाले गए पक्षियों को GPS टैगिंग भी किया जाता है, यानी उसकी पीठ पर एक छोटा सा उपकरण लगाया जाता है जिससे वैज्ञानिक उसकी हर गतिविधि, उसका उड़ान पैटर्न ट्रैक कर सके। यही डेटा आगे चलकर समझाने में मदद कर रही है कि किन इलाकों में पक्षी सबसे ज्यादा घूमती है, ताकि वहीं पर बिजली की लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन के नीचे किया जा सके। जुलाई 2026 में जैसलमेर में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर चूजे को एक खास रिवॉल्विंग टनल, यानी उन्हें धीरे धीरे जंगल की प्रकृति माहौल में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ा सकता है और ग्रेट इंडियन बस्टर को भी बचा सकता है? क्या ये दोनों लक्ष्य साथ चल सकते हैं? विशेषज्ञ का मानना है हाँ, लेकिन इसके लिए बेहद योजना जरूरी है, न कि रिन्यूएबल एनर्जी को रोकना। समाधान के तौर पर कुछ ठोस उपाय सुलझाए गए हैं, जैसे नई ट्रांसमिशन लाइनों को शुरू से ही जमीन के नीचे बिछाना, खासकर संवेदनशील इलाकों में जहां भूमिगत करना तकनीकी या आर्थिक तौर पर मुश्किल हो, वहां तारों पर बर्ड डिवर्टर्स यानी खास चमकीले उपकरण लगाना जो पक्षियों को दूर से तार दिखने में मदद करे। इसके अलावा नए सोलर और विंड प्रोजेक्ट की जगह तय करते वक्त शुरुआत से ही वन्यजीव विशेषज्ञों को शामिल करना, ताकि संवेदनशील इलाकों में प्रोजेक्ट न लगे, बजाय इसके ही प्रोजेक्ट बन जाने के बाद समस्या सामने आए। ये समस्या भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में जैसे जैसे देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, वन्यजीव और स्वच्छ ऊर्जा के बीच ऐसे टकराव सामने आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में भी विंड टर्बाइन से पक्षियों और चमगादड़ों की मौत को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और वहाँ से भी बेहतर प्लानिंग और तकनीक से समाधान निकालने की कोशिश हुई है। असली सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी बुरी है या वन्यजीव संरक्षण रुकावट है। असली सवाल ये है कि हम दोनों को एक साथ लेकर समझदारी से योजना बना सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहानी इस बड़े सवाल का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी उदाहरण है। तो ये थी भारत की उस पक्षी की कहानी जिसे शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ 130 बचे हुए एक ऐसी विडंबना का शिकार जहाँ वही चीज जो धरती को बचाने के लिए बनाई जा रही है उसी को खत्म करने का खतरा बन गई। लेकिन साथ ही ये एक उम्मीद की कहानी भी है कि जब विज्ञान, कानून और सही नियत साथ आते हैं तो एक विलुप्ति के कगार पर खड़ी प्रजाति को भी वापस लाया जा सकता है। अगर ये कहानी तुम्हें दिलचस्प लगी कमेंट में बताओ, और अगर तुम्हें भारत की कोई और ऐसी अनजान महत्वपूर्ण कहानी पता है तो भी शेयर करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही गहराई से समझाने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।